रंग रूप और नए तेवर के साथ सामने आया आपका पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज। हाईटेक स्टूडियो, बेहतरीन ग्राफिक्स और कंटेंट के साथ पेश है भरोसा सच का। बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठोकी ताल, कहा 4 जून को एक बार फिर मोदी सरकार, एनडीए करेगी 400 पार। आज ही पूर्णिया के बाद बंगाल में पीएम भरेंगे हुंकार। बीजेपी ने बंगाल में अभिजीत बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास पर खेला दांव। महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी के अलावा ओडिशा विधानसभा के लिए भी घोषित किए उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में घोषित किए 4 उम्मीदवार। यूपी के मैनपुरी सीट पर दिलचस्प हुआ चुनाव। बीएसपी ने बदला प्रत्याशी, शिव प्रसाद यादव को दिया टिकट। डिंपल यादव ने अपनी जीत का किया दावा। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में गूंज रहे हैं मां दुर्गा के जयकारे। महागौरी की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, कन्या पूजन में जुटे भक्त। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला। मैच जीतकर टॉप पर मौजूद कोलकाता को पछाड़ने की होगी राजस्थान की कोशिश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के इस दौर में एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के लिए पीएम मोदी सबसे पहले बिहार के गया पहुंचे। गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 जून को एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। ये चुनाव विकसित भारत, विकसित बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून। गौरतलब है कि गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से हो रहा है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी को एनडीए से 1 सीट मिली है। गया के बाद प्रधानमंत्री पूर्णिया में रैली करेंगे। बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद से ही ये सीट सुर्खियों में बनी हुई है। यहां से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया है। वहीं आरजेडी से बीमा भारती और एनडीए से जेडीयू के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा यहां से उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री ने आज पूर्णिया में चुनावी रैली से पहले पप्पू यादव ने विरोधी दलों को चुनौती दी है कि वो अपने शासनकाल में किए गए काम के बारे में बताएं। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूं कि आज जब आप आते हैं या आरजेडी के लोग आएंगे तो आप बताइएगा ना कि आप 20 सालों में आपकी उपलब्धि क्या है। आप अपनी बात करिए ना और हमसे पूछिए तो हम बता देंगे मेरी उपलब्धि क्या है। और इस समय में जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं।
श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैं 2014 में आया था, तब यहां पर ये नारा हम मांग के रूप में बुलाते थे, और आज ये नारा गर्व के साथ हम सिद्धि के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 समाप्त हो गई। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा गगन को छू रहा है। भाइयों बहनों, गगन को छू। और श्यामा प्रसाद जी ने जो बलिदान दिया, प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो आंदोलन किया, वो आंदोलन को आज परवान चढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूरे देश को ढेर सारे फायदे हुए। हर गरीब को घर मिला, शौचालय मिला, नल से जल मिला, 5 किलो अनाज हर गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, 5 लाख तक का इलाज मिला, सभी जगह मिला। देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। परंतु नरेंद्र मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे, और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है, लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कई भाइयों को सालों से अन्याय हुआ। वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, माताओं बहनों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। और ये मेरे बैठे हैं पहाड़ी बकरवाल गुर्जर भाई बहन, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था। तो जम्मू से अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि बता रहे थे कि जम्मू के हालात किस तरह के थे आज से 10 साल पहले, और धारा 370 हटने से पहले वो जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कल्पना की थी कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चल सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये धारा 370 हटी, जिसके बाद से हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान जो हड़ताल की बात कहता था और उसके बाद हड़ताल हो जाया करती थी जम्मू में, वो सारा माहौल बदला है, और यहाँ के युवाओं के हाथों में अब पत्थर नहीं बल्कि लैपटॉप है। और आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। बिहार में 2 चुनावी रैली करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ दोपहर 2:30 बजे उनकी सबसे पहली रैली बालूरघाट में होगी। दक्षिण दिनाजपुर जिले का बालूरघाट वो इलाका है जहां पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इसके बाद रायगंज में पीएम की चुनावी सभा होगी। वहीं पहले चरण के मतदान से पहले उत्तर बंगाल में तृणमूल नेता ममता बनर्जी की सभाएं भी हो रही हैं। ममता के साथ तृणमूल के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी भी उत्तर बंगाल के दौरे में व्यस्त हैं।
पीएम मोदी के बालूरघाट दौरे पर बीजेपी उम्मीदवार सुकांत मजूमदार ने कहा कि पीएम एक सीट पर सभा करते हैं, लेकिन उसका असर बहुत सारी सीटों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि हर सीट पे हो जाए, और आज वो बालूरघाट में भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लाखों की संख्या में, लाखों से भी ज्यादा तादाद में लोग आएंगे और हम जगह नहीं दे पाएंगे। जो स्थिति होने वाला है आज, एक अपूर्व दृश्य, बृहंगम दृश्य जिसे बोला जाता है, वो आज सबके सामने आने वाला है। और ये मोदी मैजिक है, और मोदी मैजिक आज बालूरघाट में दिखेगा। इस बार पहली बार वो आ रहे हैं, मतलब इस लोकसभा इलेक्शन में। इससे पहले वो 19 में भी आए थे, लेकिन दूसरे प्रांत में आए थे, लेकिन बालूरघाट में पहली बार आ रहे हैं। तो इसमें लोगों में बहुत उत्साह है। दूसरे सब डिवीजन में इससे पहले आए थे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने से तो सीट और भी बढ़ता है। एक सीट में आते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत सारे सीटों में पड़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केरल में चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन भी राहुल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में रोड शो कर रहे हैं। दूसरी बार वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को लेफ्ट की एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्रन चुनौती दे रहे हैं। और इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में बीजेपी के धुआंधार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। नड्डा ने आज यहां पेरम्बलूर में रोड शो किया। इस इलाके में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कांटे की टक्कर है। इस बीच बीजेपी भी अपने पक्ष में हवा बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोगों से मुलाकात की। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों की नई सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पंजाब से 3, उत्तर प्रदेश से 2, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से 1-1 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। भाजपा ने देवरिया से वर्तमान सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर पूर्व सांसद रहे प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। और इधर भाजपा ने पंजाब के खडूर साहिब से मनजीत सिंह मन्ना, मियाविंड होशियारपुर से अनीता सोमप्रकाश, बठिंडा से परमपाल कौर सिद्धू को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की सतारा सीट से भाजपा ने छत्रपति उदयनराज भोसले को टिकट दिया है। वहीं डायमंड हार्बर ने अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया है। और इधर आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पंजाब की 4 सीटों से आप ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आपने फिरोजपुर से जगदीप सिंह का बरार, गुरदासपुर से अमनशेर सिंह, जालंधर से पवन कुमार टीनू और लुधियाना से अशोक पराशर पप्पी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बसपा ने अपने उम्मीदवार बदला है। गुलशन देवशाक्य का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दिया गया। बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार को मैदान में उतारा है। सुल्तानपुर से उदराज वर्मा और फर्रुखाबाद सीट से क्रांति पांडे को टिकट मिला है। बांदा से मयंक द्विवेदी और डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। बलिया से ललन सिंह यादव, गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और सांसद अफजाल अंसारी के सामने उमेश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को उतारा गया है।
और इधर मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रही हैं। उससे पहले डिंपल ने भरोसा जताया कि मां के आशीर्वाद के साथ साथ क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ उन्हें मिलेगा। डिंपल मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके साथ अखिलेश यादव भी होंगे। कन्नौज से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी डिंपल 2022 में मैनपुरी से लोकसभा सांसद चुनी गईं। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हुई, जिसके कारण वहां उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह की विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इस बार मैनपुरी का किला फतेह करने के लिए नए नए दांव खेल रही है। बीजेपी ने यहां से जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। गुना से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्र में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंधिया ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। आज उनके नामांकन दाखिल करने के समय उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। गुना से कांग्रेस ने पंकज कनेरिया को मैदान में उतारा है। और इधर सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, भाजपा और कांग्रेस समेत सिटीजन एक्शन पार्टी जैसे नए दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। सिक्किम में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की सभी 32 सीटों पर मतदान होगा। ग्यालशिंग में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने चुनावी रैली की। पेचरेक डंडा से बिरमेक बाजार तक एसकेएम ने रैली निकाली। तो ये थी खबरें चुनाव से जुड़ी हुई। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हासिल होंगे। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण भारत का अपना दौरा टाल दिया है। जेक सुलिवन 17 अप्रैल को भारत के दौरे पर आने वाले थे। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि एनएमए जेक सुलिवन अगली संभावित तारीख पर महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की वार्षिक समीक्षा बैठक के लिए उत्सुक हैं। इजरायल रक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने चेतावनी दी कि शनिवार रात देश पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले से एक एयरबेस को मामूली नुकसान हुआ, जिसका ईरान को जवाब दिया जाएगा। सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि इजरायल खुद के द्वारा चुने गए समय पर जवाब देगा। दोनों अधिकारियों ने दक्षिणी इजरायल में नेवातिम हवाई अड्डे पर बात की, जिसके बारे में हगारी ने कहा कि ईरानी हमले में केवल हल्की क्षति पहुंची है।
और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से मुलाकात की। एक संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों नेताओं ने इराक और अमेरिका के बीच स्थायी रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और 2008 के यूएस इराक रणनीतिक फ्रेमवर्क समझौते के तहत व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के लिए अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने वॉशिंगटन में वार्ता के दौरान मध्य पूर्व में संयम बरतने का आह्वान किया। दरअसल तेहरान के सप्ताहांत में हमलों के बाद ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ गया। इराक के अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने हमले से पहले उन्हें साथ ही क्षेत्र के अन्य देशों को सूचित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक जनरल राफेल ग्रॉसी ने ईरान के परमाणु संयंत्र पर संभावित इजरायली हमले पर चिंता जताई है। आईएईए के महानिदेशक ने कहा कि ईरान ने सुरक्षा कारणों से रविवार को अपनी परमाणु सुविधाएं बंद कर दी थी और जब वे कल फिर से खुल गईं तो उन्होंने आईएईए निरीक्षकों को तब तक दूर रखा जब तक हम यह नहीं देख लेते कि स्थिति पूरी तरह से शांत है। आईएईए नियमित रूप से ईरान की मुख्य परमाणु सुविधाओं जैसे नटानुस के इसके संवर्धन संयंत्रों का निरीक्षण करता है जो देश के परमाणु कार्यक्रम के केंद्र में है। और इधर रामलला का पहला जन्मोत्सव बेहद आकर्षक और भव्य होने जा रहा है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। हालांकि रामनवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रस्ट ने 16, 17 और 18 ये 3 दिनों के लिए सभी प्रकार के वीआईपी पास निरस्त कर दिए हैं और यदि भीड़ का दबाव रहा तो 19 अप्रैल को भी सभी पास निरस्त कर दिए जाएंगे। दर्शनार्थियों की संख्या 85,000 90,000 के आसपास आ रही है। तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए स्थान विकसित किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही इस स्थान को विकसित किया। हमारा यात्रियों से ये निवेदन है कि जूता, चप्पल, मोबाइल, सामान अपने उस स्थान पर जहां वो ठहरे हैं धर्मशाला होटल में जितना दूर रखकर आएंगे दर्शन उतनी सुविधा से कम समय में दर्शन पूरा हो जाएगा। और चैत्र नवरात्रि की आज महाअष्टमी है। आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महाअष्टमी पर आज सभी मंदिरों में सुबह से जयकारे गूंज रहे हैं। घरों में कलश की स्थापना की जा रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना गया है और इस दिन कन्या पूजन का भी खास महत्व है। महाअष्टमी पर कई धार्मिक अनुष्ठान, भंडारे भी किए जाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से होगी। ये मैच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन की बात करें तो केकेआर ने अभी तक खेले गए अपने 5 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 8 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर मौजूद है। दूसरी ओर संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने अपने 6 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है। आरआर पूरे 10 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर कब्जा जमाए हुए है। ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।